हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे सैम्पल पेपर एजुकेशन पेपर सेकंड के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच अनलेस ही इज लर्निंग हिमसेल्फ। कहता है एक टीचर जब तक अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, जब तक वह खुद नहीं सीखता। इज ए व्यू पॉइंट आर्टिकुलेटेड पार्टिकुलरली बाय। कहता है एक व्यू पॉइंट है जिसको आर्टिकुलेट किया गया किसके द्वारा? गांधी जी, टैगोर जी, श्री अरविंदो जी, विवेकानंदा जी। तो ये जो व्यू पॉइंट आर्टिकुलेट किया गया है, ये किया गया है टैगोर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लिबर्टी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज दैट। ये जो वैल्यू है लिबर्टी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका क्या अर्थ है? ए टीचर विल एडवोकेट फुल लिबर्टी एंड फ्रीडम। ए टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स टू बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ डॉगमास एंड फियर इन लाइफ। ए टीचर कैन टीच एनीथिंग इवन आउटसाइड द सिलेबस। ए टीचर शुड इंस्पायर हिज स्टूडेंट्स टू फील गुड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, कि एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट की हेल्प करता है बिना किसी बाहरी इफेक्ट को महसूस किए, बाहरी दबाव को महसूस किए बिना, और लाइफ में बिना किसी से डरे। ठीक है, यही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स वुड बी एसोसिएटेड विद ए नेचुरलिस्टिक स्टांस। जो नेचुरलिस्टिक स्टांस है उससे कौन सी स्टेटमेंट एसोसिएटेड है? म्यूजियम्स एंड जोज ओरिएंट मैन टू लर्न अबाउट नेचर। देखिए जो म्यूजियम और जू है वो इंसान को क्या है, नेचर के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, लाइफ इज अल्टीमेटली गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। जो लाइफ है वो अल्टीमेटली गवर्न की जाती है किसके द्वारा? लॉ ऑफ नेचर के द्वारा। The aim of education is to help a child realize his her goal. एजुकेशन का जो एम है वो बच्चे को अपना गोल रियलाइज करवाना है या अपने गोल को सेट करने में हेल्प करना है। साइंसेज आर द गेटवे ऑफ लर्निंग। कहता है जो साइंस है वो गेटवे है लर्निंग का। तो यहाँ पे कोड गिवन है फ्रेंड्स, अभी आपको इनमें से चूज करने हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा। तो इनमें से करेक्ट रहेगा वो ऑप्शन है 2, ए, बी और डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। म्यूजियम एंड जू वाला और लाइफ एक क्या है, अल्टीमेटली गवर्न की जाती है लॉ ऑफ नेचर के द्वारा, और लास्ट ऑप्शन साइंस क्या है, गेटवे है लर्निंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी वुड फेवर दिस स्टेटमेंट सिंस बोथ पेन एंड प्लेजर आर द वेल्थ ऑफ मैन दे आर हिज गुड टीचर्स। कहता है कि जो पेन और प्लेजर है वही मनुष्य के अच्छे टीचर होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, कौन सी फिलोसफी जो इसको फेवर करती है? इसको एग्जिस्टेंशियलिज्म फेवर करती है, नेचुरलिज्म फेवर करती है, आइडियलिज्म फेवर करती है, प्रैग्मेटिज्म करती है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसमें एक, यानी कि जो फर्स्ट है जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो कहता है कि जो पेन और जो प्लेजर है वो दोनों क्या है, एक अच्छे टीचर हैं एक आदमी के। ठीक है, और क्या है, वेल्थ ऑफ मैन भी इसने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थ्रू द साइकिल ऑफ सर्ग एंड प्रलय। दिस स्टेटमेंट वुड बी इंडोर्स्ड बाय द फिलोसफी। जो सर्ग और प्रलय है इससे क्या है, देखिए यूनिवर्स का क्या है, एक साइकिल है, इसके थ्रू क्या है यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है। तो ये स्टेटमेंट कौन सी फिलोसफी की है? सांख्या की, वेदांता की, बुद्धिज्म की या जैनिज्म की? ये जो स्टेटमेंट है ये है सांख्या फिलोसफी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। कौन सा लॉजिकल पॉजिटिविस्ट नहीं है? ये आपके लॉजिकल पॉजिटिविस्ट नहीं है, इनमें से आपको छांटने हैं। ये यहाँ पे नाम गिवन है, मोरिस एल बिगी, एजे अय्यर, बर्ट्रैंड रसल, हेनरी बर्गसन। तो इनमें से जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट नहीं है वो हेनरी बर्गसन नहीं है, बाकी सारे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला। असर्शन कहता है एजुकेशन और रिलीजन दोनों रियल फ्रेंड है, और रीजन कहता है बोथ लेड टू स्पिरिचुअल इनहेंसमेंट। दोनों क्या है, स्पिरिचुअल इनहेंसमेंट के लिए नेतृत्व करते हैं या स्पिरिचुअल एनहांसमेंट की तरफ ले जाते हैं। ये आपके ऑप्शन है। तो देखिए ये असर्शन और रीजन वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पढ़ते ही समझ में आ जाता है। देखिए यहाँ पे ना तो किसी की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ना एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों ट्रू आएंगे। ठीक है, कि एजुकेशन और रिलीजन दोनों फ्रेंड है और दोनों क्या है, स्पिरिचुअल इनहेंसमेंट के लिए लीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The most powerful constant in attaining universalization of primary education in India is related to। किससे रिलेटेड है? कास्ट कंसिडरेशन, रीजनल पॉलिटिक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, फाइनेंशियल एलोकेशन। तो ये रिलेटेड होता है रीजनल पॉलिटिक्स से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड शोज अटेनमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी एज ए कोग्निटिव कैपेसिटी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कहता है जो पियाजे की थ्योरी है फ्रेंड्स, जिसमें उसने 4 स्टेज बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, ये जो स्टेज है फ्रेंड्स ये यहाँ पे गिवन है। तो देखिए ये कहता है कौन सा जो स्टेज है डेवलपमेंट का जिसके अंदर चाइल्ड शो करता है अटेनमेंट ऑफ कंसेप्ट को, ठीक है, अटेनमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी को। तो ये किस लेवल पे होता है? तो देखिए फ्रेंड्स ये होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर, और ये जो स्टेज होता है ये 3rd स्टेज होता है, ठीक है। और ये कब स्टार्ट होता है? ये 7 से 11 साल के बीच में होता है। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है फ्रेंड्स ये 12 से अडल्टहुड तक चलता है। और सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है 0 से 2 साल तक, यानी कि बर्थ से 2 साल तक होता है। अब आपको कमेंट में हमें प्री ऑपरेशनल स्टेज बताना है, ये कब से कब तक इसका पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी रीचेज एन ऑप्टिमल डेवलपमेंट सीलिंग? कौन सी जो इंटेलिजेंसी की टाइप है जो ऑप्टिमल लेवल तक डेवलपमेंट के जाती है? इमोशनल इंटेलिजेंसी, सोशल इंटेलिजेंसी, कॉग्निटिव या फिर स्पिरिचुअल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉग्निटिव इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ऑफ थॉर्नडाइक एंटिसिपेटेड द क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडाइम्स ऑफ पावलोव? कहता है कि कौन सा जो लॉ है या प्रिंसिपल है थॉर्नडाइक का जो एंटिसिपेट करता है क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडाइम ऑफ पावलोव के, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का जो लॉ है। ये क्या करता है, जो पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडाइम है उसके एंटिसिपेट क्या है, होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसीजर अनकंडीशनड सेटिम्युल्स इज प्रेजेंटेड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द कंडीशनड सेटिम्युल्स? कहता कि कौन सी क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसीजर है जिसके अंदर जो अनकंडीशन सेटिम्युल्स है उसको प्रेजेंट किया जाता है जब जो कंडीशन सेटिम्युल्स खत्म हो जाता है तब? फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग या फिर सेटिम्युल्स कंडीशनिंग? तो ये होता है ट्रेस कंडीशनिंग के अंदर। देखिए फ्रेंड्स हम इन सारी चीजों को समझ लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है इनकी कि जो फॉरवर्ड कंडीशनिंग होती है वो क्या होती है। फॉरवर्ड कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है, पहले जो है एक सिग्नल आता है, ठीक है, उस सिग्नल के कंप्लीट होने के बाद दूसरा सिग्नल आता है, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर उस दूसरे सिग्नल को पहले के साथ पेयर कर दिया जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि फॉरवर्ड कंडीशनिंग में क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स इस एक ही वीडियो के अंदर आप इस एक स्लाइड से क्या है आप 4-5 क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाएंगे। फॉरवर्ड कंडीशनिंग में क्या बताया है, पहले एक सिग्नल आता है उसके बाद दूसरा आता है फिर उसको पेयर कर दिया जाता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे है कि एक जो बैल होती है उसको पेयर कर दिया जाता है फूड के साथ, ठीक है, अंटिल द बैल इलिसिट सैल्वेशन, जब तक जो लार्वा है, लार जो है पैदा नहीं होती तब तक क्या है जो भोजन है और वो जो बैल है वो बजाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये था फॉरवर्ड कंडीशनिंग में। अब आइए देखते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या होता है। जो बैकवर्ड कंडीशनिंग के अंदर, बैकवर्ड कंडीशनिंग को एक बिहेवियर कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो अनकंडीशन सेटिम्युल्स है उसको प्रेजेंट किया जाता है नेचुरल सेटिम्युल्स से पहले। अब आपको ये याद रखना है कि बैकवर्ड के अंदर, बैकवर्ड कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है, जो नेचुरल सेटिम्युल्स है उसको अनकंडीशन रिस्पॉन्स से पहले, ठीक है, प्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रेस कंडीशनिंग की, तो इसके बारे में तो यहाँ ऊपर दे ही रखा है कि पहले क्या होता है, अनकंडीशन सेटिम्युल्स को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि सेपरेटली दूसरे को जो है यहाँ पे, यानी कि जब एक खत्म हो जाता है तब दूसरे को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये होती है ट्रेस कंडीशनिंग। उसके बाद सेटिम्युल्स कंडीशनिंग की बात आती है। जो सेटिम्युल्स कंडीशनिंग होती है इसके अंदर क्या होता है कि दोनों की दोनों चीजें सेम टाइम पे लाई जाती हैं, यानी कि जो अनकंडीशन सेटिम्युल्स है और जो कंडीशन सेटिम्युल्स है दोनों को एक टाइम पे अप्लाई किया जाता है, यानी कि सेम टाइम पे दोनों को लाया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन टोलमैन्स रिविजन ऑफ हिज सिस्टम रिप्रेजेंट मोटिवेशनल प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉड? देखिए टोलमैन का जो रिविजन सिस्टम है उसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया मोटिवेशनल प्रिंसिपल ऑफ फ्राइड। देखिए सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है वो आपके माइंड में आ गई होगी। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इक्विवेलेंस बिलीफ, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, कैथिक्स एंड फील्ड कॉग्निशन मोड।
इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कैथिक्स। कैथिक्स क्या होता है? कैथिक्स एक टर्म होती है, ठीक है फ्रेंड्स। कैथिक्स जैसे कि आप किसी चीज को महसूस करते हैं या कोई भी एनर्जी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आइडिया हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको कोई भी फोटोग्राफ दिखता है, उस फोटोग्राफ को देख करके आप क्या है किसी चीज को याद कर लेते हैं। वो फोटोग्राफ आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड भी हो सकता है, तो इससे आपको आपका चाइल्डहुड या उसकी कोई घटना आपको याद आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये होती है कैथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनेटिक्स इज द मेथड यूज्ड फॉर कैटरिंग टू विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। देखिए जो साइनेटिक्स जो मेथड है वो किस कैटेगरी के चिल्ड्रन के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जो साइनेटिक्स है वो जो है क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर होता क्या है, स्टूडेंट को जो है एनालॉजिकल थिंकिंग के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है, यानी कि उनको एनालॉजिकल थिंकिंग के लिए इनकरेज किया जाता है, ठीक है, कि वो कोई इन्वेंशन कर सके, जैसे कि स्टीम इंजन है या कोई भी चीज जो है वो बिल्ड कर सके। तो जो साइनेटिक्स है ये क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए अपनाया जाने वाला एक मेथड है। फॉर फोस्टिंग क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हैव बीन गिवन ए ट्रायल। देखिए क्रिएटिविटी आपको फोस्टर करनी है चिल्ड्रन के अंदर, तो कौन सा मेथड क्या है आप ट्रायल के लिए यूज करोगे? एक्लरेशन अप्रोच करोगे, इनरिचमेंट अप्रोच करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसीजर या फिर स्पेशल एजुकेशन अप्रोच। इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसीजर होता है इसके अंदर बच्चों को किसी भी आइडिया के ऊपर सोचने के लिए टाइम दे दिया जाता है और वो आइडिया अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ये एक प्रोसेस होती है फ्री थिंकिंग की और आइडियाज को जनरेट करने की। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वो कैसी प्रोसेस होती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक प्रोसेस होती है फ्री थिंकिंग की और जनरेटिंग आइडियाज की विदाउट बीइंग बाउंड बाय रेस्ट्रेंट्स सच एज गुड और बैड। देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर ये नहीं देखा जाता कि आइडिया अच्छा है या बुरा है, लेकिन बस ये एक मस्तिष्क उद्वेलन की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर बच्चे को सिर्फ ये कह दिया जाता है कि इस चीज के ऊपर आप विचार करो। विचार अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली कन्वे द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, चूज फ्रॉम द कोड फॉर योर आंसर। कहते हैं यहाँ पे जो है कुछ स्टेटमेंट दी गई है प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट के लिए, तो आपको अपने स्टेटमेंट चूज करनी है। करेक्ट आंसर क्या होगा? एडजस्टमेंट एक टू डायमेंशनल प्रोसेस है। मेंटल हेल्थ जो है एक पर्सन की वो इंडिकेटिव होती है उसकी एडजस्टमेंट की, और एडजस्टमेंट इंप्लाइज सेटिस्फाइंग वंस नीड इन ए गिवन इन्वायरमेंट। conflict and tension are a part of adjustment process या फिर adjustment is a goal of life। adjustment and mental health are one and the same thing। अब कोड गिवन है फ्रेंड्स, आपको इनमें से देखना है कि एडजस्टमेंट के बारे में कौन सी चीजें ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो एडजस्टमेंट के बारे में जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो है ए, सी एंड डी। फर्स्ट वन क्या है? एडजस्टमेंट एक टू डायमेंशनल प्रोसेस है। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या करती है? सेटिस्फाई करती है किसी व्यक्ति की नीड को, ठीक है, गिवन इन्वायरमेंट के अंदर। और लास्ट में क्या करती है? कन्फ्लिक्ट और टेंशन जो है पार्ट होते हैं एडजस्टमेंट प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वेस्टिगेटर यूज टू मैचेस ग्रुप टू कंपेयर इफेक्टिवनेस ऑफ टू मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस। दिस स्टडी वुड कम इन द एम्बिट ऑफ। एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी, कॉजुअल कंपैरेटिव होगी, डिस्क्रिप्टिव सर्वे स्टडी होगी या फिर फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी होगी। तो ये होगी फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर क्या होता है? एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? दो ग्रुप हैं, ठीक है, और टीचिंग ऑफ साइंस इसके अंदर करना है। तो इफेक्टिवनेस उनकी कंपेयर यहाँ पे करनी है, तो इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट ही करके देखेंगे, तो इसलिए क्या होगी? एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप इज मोस्ट यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट इन प्लानिंग पॉलिसीज। कौन सी रिसर्च टाइप बेस्ट रहेगी जब आप गवर्नमेंट की जो प्लानिंग पॉलिसीज है उनका यूजफुल देखना चाहेंगे? कोरिलेशनल स्टडी बेटर होगी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एक्सपेरिमेंटल या फिर हिस्टोरिकल। तो देखिए जब हम गवर्नमेंट प्लानिंग पॉलिसीज का रिव्यू करते हैं या उनके ऊपर रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टडी बेटर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू जेन्युइनली डायकोटोमस वेरिएबल वरी टुगेदर इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन, द एप्रोप्रिएट मेजर फॉर इंडिकेटिंग रिलेशनशिप। यहाँ पे इनकी रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए देखिए कौन सा मेजर एप्रोप्रिएट होगा? पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, पॉइंट बाय सीरियल या फिर फाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे बेटर रहेगा फाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और क्यों बेटर रहेगा? देखिए जो फाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो क्या करता है? वो मेजर करता है एसोसिएशन बिटवीन टू बाइनरी वेरिएबल। देखिए
ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और यहाँ पे भी बात किसकी की गई है, अपोजिट डायरेक्शन की, यानी कि जो वेरिएबल है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो देखिए जैसे लिविंग और डेड, यानी कि एक तो जीवित चीज एक मृत चीज है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, ठीक है। सक्सेस है या फेलियर है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट चीजों की अगर हमने स्टडी करनी होती है तो हम उनके रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए 5 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यूज करते हैं। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो 5 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको यूल 5 भी कहते हैं, ठीक है, या मीन स्क्वायर कॉन्टिजेंसी कोफिशिएंट भी इसी को बोलते हैं, और ये कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इंडिकेट। जो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में, वो क्या इंडिकेट करती है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स और वाई वरी टुगेदर है, एक्स कॉजेज वाई टू वरी, वाई कॉजेज एक्स टू वरी। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में कई बार पूछ लेता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या होगा, एक्स और वाई वरी टुगेदर, इसके अंदर क्या दिया गया है, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन देखनी है टू वेरिएबल के बीच में, तो वो क्या होंगे, एक्स और वाई क्या होंगे, वरी टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए रिव्यू प्रोसेस विच यूज स्टैटिकल टेक्निक टू सिंथेसाइज द रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंटली कंडक्टेड पेरियर स्टडीज। ये कहता है कि रिव्यू प्रोसेस है जो स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज करती है, रिजल्ट को सिंथेसाइज करती है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, और कंडक्ट की जाती है पेरियर स्टडीज के अंदर। तो देखिए एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होगा, इंटरनल होगा, मेटा एनालिसिस होगा, ट्रेंड एनालिसिस होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेटा एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन एटीट्यूड टुवर्ड इंटरनल इवैल्यूएशन बाय यूजिंग 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। द नेचर ऑफ दिस स्टडी वुड बी, ये जो स्टडी होगी किस टाइप की होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, एक्सपेरिमेंटल होगी, काजुअल कंपैरेटिव होगी, या फिर कोरिलेशनल होगी, या फिर कोरिलेशनल होगी। तो ये स्टडी होगी काजुअल कंपैरेटिव। देखिए क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं कि इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ जेंडर, क्या बोला गया है, जेंडर का इफेक्ट देखना चाहता है एटीट्यूड टुवर्ड इंटरनल इवेल्युएशन के ऊपर, ठीक है। 2 ग्रुप के स्टूडेंट इसने यहाँ पे लिए हैं। तो अगर हम कोज और इफेक्ट देखते हैं, यहाँ पे बात इफेक्ट की हो रही है, अगर हम कोज और इफेक्ट को देखते हैं तो काजुअल कंपैरेटिव स्टडी का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग डीपर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कौन सा जो टूल है आप यूज करेंगे अगर आपको डीपर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी को एक्सेस करना है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, समेटेड रेटिंग स्केल, वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी, वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो करेक्ट आंसर रहेगा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का आप यूज करोगे अगर आपको डीपर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी को एक्सेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ स्कोर आर 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। इफ इस स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी। देखिए आपको मीन और मीडियन ये सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जो इन्फरेंशियल स्टैटिक्स होता है वहां से भी एजुकेशन पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, पहले तो इनका जो सेट ऑफ स्कोर था वो 50 का था, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ स्कोर, यानी कि पहले मीन 50 है और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 है। लेकिन जो रा स्कोर है उसको 3 इंक्रीज कर जाता है, यानी कि 3 इंक्रीज कर दिया जाता है। तो नया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होंगे, देखिए यहाँ पे मीन के अंदर डिफरेंस आएगा कि उसको इंक्रीज किया गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा 53 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या रहेगा 10, तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रिसर्चर कॉमिट टाइप 2 एरर व्हेन ही सी। टाइप 2 एरर कब आती है, ये आपके ऑप्शन है। तो टाइप 2 एरर कब आती है फ्रेंड्स, जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं और ये फॉल्स होती है, यानी कि जब हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और हम उसको एक्सेप्ट करें तो टाइप 2 एरर आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।